सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर प्रताप सिंह को, जो प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। प्रताप सिंह जी, आप प्लीज मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियां प्रताप सिंह जी के लिए, जो प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो अगले खास मेहमान हैं उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जेवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एमडी मिस्टर प्रदीप कौशिक। प्रदीप कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज मंच पर आए। जोरदार तालियां प्रदीप कौशिक जी के लिए। देखिए, ये हमारे खास मेहमान जो हमारे अगले सेशन में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और एक और खास मेहमान है जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं बुलाना चाहूंगी एसके ग्रुप ऑफ होटल्स के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आमिर खान जी को। आमिर खान जी, आप प्लीज मंच पर आए। जोरदार तालियां आमिर खान जी के लिए, एसके ग्रुप ऑफ होटल्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और देखिए, अब ये सेशन की शुरुआत होने जा रही है। मेरी सहयोगी मनु इस वक्त मौजूद है। मनु, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीत आपका। अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत मैं प्रताप सिंह जी आपसे करती हूँ। एक अच्छी खबर यह है कि कम से कम गुरुग्राम 9th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इनकम टैक्स अमंग इंडियन सिटीज में आ गया है। इसके लिए कौन बधाई का पात्र है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं जी दिल्ली एनसीआर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हरियाणा राज्य के बारे में इतना अच्छा कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया। शुक्रिया। और बड़े गणमान्य व्यक्तियों को यहाँ बुलाया और उनके विचार सुनने का और समझने का हम सबको मौका मिला। देखिए, इसका श्रेय जो गुड़गांव बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन आ रहा है, गुड़गांव के लोगों का है, गुड़गांव के टैक्स पेयर्स का है, इंडस्ट्रियलिस्ट का है, जिससे मेरे साथ दोनों भाई लोग बैठे हैं, उन सब का इसमें उन्हें क्रेडिट जाएगा। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ने जो बहुत इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया है लोगों को, बिजनेसेस को, कि वो अच्छी तरह के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से और ऑटोमेशन के माध्यम से गवर्नमेंट ने अपने जो सिस्टम हैं, प्रोसीजर्स हैं, बहुत सिंप्लीफाई किए हैं। और उससे लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई है टैक्स पे करने में, हैसल्स कम हुए हैं वो। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, उनकी एक प्रोएक्टिव अप्रोच, उनकी फैसिलिटेटिंग अप्रोच, तो उसे भी थोड़ा सा क्रेडिट इसमें जाएगा। हाँ, लेकिन आपने कहा कि सहूलियत हुई है लोगों को, लेकिन जीएसटी का जो प्रोसीजर है उससे व्यापारी अभी भी कहीं ना कहीं परेशान है, जो छोटा व्यापारी है खास तौर पर। देखिए, इसमें इसके दो पहलू हैं। अब पहले तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों को यहाँ पे, कि हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा है, 33,500 करोड़ के आसपास है। एक बार तालियां हो जाएं उसके लिए, सभी टैक्स पेयर्स के लिए। और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन गुड़गांव से आता है, सबसे एडवांस टाउन है, सिटी है यहाँ का। तो जो प्रोसीजर है, जब पहले हमने बनाया था तो काफ़ी सिंप्लीफाई किया था जो जीएसटी का प्रोसीजर था, तो उसमें कुछ लोगों ने उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करी। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स चल रहे हैं और आए दिन गवर्नमेंट की तरफ से वो एक्शंस होते हैं, रेड्स होती हैं, जहाँ पे कि लोग एक फेक क्लेम कर रहे हैं, जो एक्चुअली ट्रांजैक्शन नहीं होता और उसका टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं, कोई सेल परचेज एक्चुअल नहीं होती। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। तो उन चीज़ को प्लग करने के लिए कभी कभी गवर्नमेंट है वो प्रोसीजर को थोड़ा सा टाइटन करती है। देखिए, टैक्सेस पे लोगों का हक है, जो सिटीजन है कंट्री के, हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं, टैक्सेस पे उनका हक है। तो ये उम्मीद करी जाती है कि सब लोग ईमानदारी से और जिस पे जितना ड्यू बनता है उतना टैक्सेस पे करेंगे। अगर कोई आदमी पे नहीं कर रहा तो ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो उसलिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इन्फोर्समेंट करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन रखें, लोगों को एक कंप्लाइंस ईजी करें, जिससे कंप्लाइंस करने में लोगों को आसानी हो और कोई ऐसी समस्याएं आती हैं तो उसे सॉर्ट आउट करें। ठीक है, प्रदीप जी आपके पास आती हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शायद एक बड़ी कंपनी में एक बड़े पद पर थे और उसको छोड़कर फिर आप इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। क्या मकसद है इसके पीछे? पहले तो जैसे सर ने कहा, बहुत सारे लोग आए, राजनीतिक लोग भी बुलाए आपने, सोशल वर्कर्स भी, बिजनेसमैन भी। सबसे पहले तो थैंक यू आपका गुड़गांव में आने को, क्योंकि गुड़गांव की जो
ज्वलंत बातें हैं वो कई बार पॉलिटिकल डिबेट में हो नहीं पाती। इनफैक्ट यदि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बातें करी जाएं तो कोई भी जो बहुत मार्वेलस काम है उनकी बात नहीं करते। मैं इससे पहले एजुकेशन से पहले हीरो होंडा में था, अब वो हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जानी जाती है। और व्हेन आई लेफ्ट द जॉब आई वाज द सीनियर मैनेजर इन दैट कंपनी। वहाँ से लेके और एजुकेशन में आने तक, और एजुकेशन से पहले यदि इंफ्रा की बात करें शहर की, हो सकता है मेरा फील्ड ना हो बट जो अच्छाई हो रही हो तो स्कूल वालों का तो काम है रोड मॉडल बन के वो सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना और बताना। जैसे गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्या मार्वेलस पीस बन रहा है। मतलब जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब गुड़गांव का पहले का गोल्फ कोर्स और मेरे ख्याल में जितनी दिल्ली मुंबई की जो रोड्स हैं उनको भी बीट करेगा, उनसे भी बेहतर बनेगा। पर उसके नीचे जो काम चल रहा है 2 साल से उसे कोई नहीं देखता। मतलब वहाँ जो रहने वाले लोग कितना सफ़र करते हैं, ऊपर वाला तो बहुत मार्वेलस बनेगा बट जो नीचे हैं, अभी G20 समिट थी तो बीच बीच में कहीं रोड बन गई, अदर नहीं बनी है। गुड़गांव का नाम बहुत, नया गुड़गांव एक अलग पोजीशन है और पुराना गुड़गांव बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब एक ही वोटर, एक ही तरीके के लोग। ऊपरी तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, ऊपरी तौर पर आप ये बोल रहे हैं? नहीं, ऊपरी तौर पर नहीं, 2 भाग में है, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली की तरह, पुराना गुड़गांव और नया गुड़गांव। नो डाउट कि द्वारका एक्सप्रेसवे आने से गुड़गांव का फ़र्क खत्म हो जाएगा, नए और पुराने का डेवलपमेंट इतनी हो रही है। बट क्योंकि एजुकेशनिस्ट होने के नाते आपको मैथ्स भी पढ़ाना है, इंग्लिश भी पढ़ानी है, साइंस भी पढ़ानी है, ड्राइंग भी करानी है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी कराना है, म्यूजिक भी सिखाना है, तो सरकारें भी वो सारे काम करें कि जो मार्वेलस। मुझे लगता है कि सामाजिक ज्ञान भी देना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा वो अब घर में नहीं सीख पा रहा है। जो पहले न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, पहले सब साथ में रहते थे तो बहुत सारी चीजें बच्चा ऐसे ही सीख जाता था। मुझे लगता है कि अब सामाजिक ज्ञान भी स्कूलों में सिखाना पड़ेगा बच्चों को। सामाजिक ज्ञान स्कूल में सिखाना पड़ेगा। दूसरा, जब कोरोना टाइम के बाद देश वापस उभरा, खासकर जो स्कूलों के केस में दोबारा से चहल पहल वापस आई, जब दोबारा से स्कूलों की घंटियां बजी, तो बट वो जो ऑनलाइन पैटर्न था वो भी बहुत कुछ सिखा गया। जैसे आपके पहले पैनल में ऑनलाइन पोर्टल की बात हो रही थी, नो डाउट जो पोर्टल हैं वो बहुत अच्छी पहल है कि आप रात को 12 बजे भी अपनी साइट ओपन करके कोई भी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बट दूसरी बात भी सच, चले तो सही, चाहे नेट की कनेक्टिविटी है, चाहे जो उन वेबसाइट कंपनियों को चलाती हैं सरकार की तरफ से, वो पहले चलें तो सही। सर बैठे हैं, टैक्स के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। 31 तारीख को सब जाम, 28 से 29 से सब जाम होना शुरू। मेरे ख्याल में 5G टेक्नोलॉजी के चलते, क्योंकि जितना समाज बैठा है, जितने आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो सर और भाई साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये सारा समाज उन्हीं डेस्क बेंच से तो उतरा है, उन्हीं स्कूलों से तो निकला है, ताकि हम इस एरिया को, जो स्कूल वाला एरिया है, इसको समृद्ध तरीके से देश को प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि मोदी सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, कितनी शानदार 3-4 चीज़ें यदि मैं हाईलाइट करूँ, आप 2 मिनट दो तो। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो तो पहले यदि आपने BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा, आपने 1 साल बाद किन्हीं कारणों से छोड़ दिया तो आप फेल थे, कुछ नहीं मिलता था। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 25 से लागू होगी, वो कहती है आपने 1 साल यदि पढ़ा है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरा साल आपने कंप्लीट करा तो फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, और 3 साल पूरे करते हो तो डिग्री मिलेगी। इसका मतलब कि 1 साल बेकार नहीं गया। इसी तरीके से जो गैप ईयर था, यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी 12th के बाद और अब आप 60 की एज में जाके दोबारा पढ़ना चाहते हो, फिर डिग्री करने चाहते हो, तो कुछ आमूलचूल परिवर्तन होने की बातें हो रही हैं। बट स्टिल इंफ्रा को स्ट्रॉन्ग करना, और वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं, उनकी बातें भी, मैं तो बैठते ही आपको कहा थैंकफुल है, कम से कम बातें एक बड़े मंच के माध्यम से सरकारों तक पहुंचे तो सही। कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी जय जयकार है, और जो काम लंबित हैं जिनकी जरूरत है। हाँ हाँ, एक जो ट्रैफिक को लेकर बात की इन्होंने, उस पर आप छोटा सा जवाब दे दीजिए कि वेबसाइट पर 30 तारीख को इतना ट्रैफिक हो जाता है। देखिए संभाव जो देखने में ये आया है कि जैसे जैसे जो लिमिटेशन डेट होती है, जो आखिरी तारीख होती है, उसके लास्ट 2-3 दिनों में ही लोग काम करना चाहते हैं। तो मेरी सब लोगों से अपील ये है कि थोड़ा सा पहले से, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से कोशिश करें, सिस्टम ठीक रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सर्वर्स रहते हैं हमारे, उनकी कैपेसिटी और बढ़े, और जो इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी है, जो स्पीड है, इंफॉर्मेशन हाईवे होती है, वो थोड़ी अच्छी तरीके से चले। और मैं एश्योर करना चाहूँगा मेरे जो साथी को पैनलिस्ट हैं और आप सबको, कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश करी, बेस्ट ऑफ एजेंसी जो इस एरिया पे काम करती हैं,
जैसे हम लोगों के साथ इन्फोसिस काम कर रही है, बहुत नामी ग्रामी कंपनी है, टीसीएस काम कर रही है, आईबीएम काम करती है हम लोगों के साथ में। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को बिल्कुल असुविधा ना हो। इस तरह की इवन आखिरी दिन आते हैं ना हो, और कई एक बार ऐसा देखने में आया है कि जब नहीं कर पाते लोग और गवर्नमेंट को अपील करते हैं, मेल डालते हैं तो एक्सटेंड करते हैं डेट। ऐसी बात नहीं। तो इसमें हम लोगों के साथ हैं, टैक्स पेयर्स के साथ हैं, और इसमें मुझे लगता है श्योर कि प्रदीप जी आगे कोई आपको असुविधा नहीं जवाब मिल होगी। गया होगा कि लास्ट डेट का वेट ना करें, ना आप और ना कोई भी लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले ही अपना काम कर ले। देखो, क्योंकि सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल की वजह से जहाँ कंट्री अब 5G की तरफ खड़ी है, मेरे ख्याल से वो एक बेटर कनेक्टिविटी हो। बात सिर्फ आखिरी 5 दिनों की नहीं है। हाँ। बात है कि यदि मैं एजुकेशन पोर्टल हाँ। की बात करूं तो लंबे समय के लिए बंद हो जाता है। ऐसी और बहुत सारी चीजें, वेबसाइट है जो बहुत काम की हैं। कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की जरूरत है, आप जब कह रहे हैं। अमेजोन फास्ट चलता है, फ्लिपकार्ट फास्ट चलता है, तो जो बाकी भी एजेंसीज हैं, बाकी जो साइट्स हैं, वो मुझे भी लगता है वो उसी तरीके डेटा से- पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। आमिर जी, मैं क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कोरोना के बाद आपका ये विभाग उभरा है उन चीजों से जो चुनौतियां आपने देखी? डेफिनेटली उभरा तो है। एंड लोग जो चीज़ लैक कर रहे थे, जो उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिली है ड्यूरिंग कोरोना, उस चीज़ का वो लोग पूरी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी इज़ द सेक्टर जो सबसे बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ कोरोना। सबसे पहले बंद होती थी, सबसे लेट खुलती थी, बट वी पीपल आर इम्प्रूविंग। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है उसकी वजह से। नॉट ओनली हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में ही चीज़ें बढ़ी है, बट इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ऑल्सो वी आर बेसिकली प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट एज वेल। तो लोगों को चीज़ें बेटर ही हुई हैं हॉस्पिटैलिटी खुलने से, कोरोना की वजह के बाद से। सो एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। एक्सपेक्टेशंस भी हमारी पॉजिटिव साइड ही है कि वो दौर दोबारा से ना आए, ना इंडिया में ना कहीं और, वर्ल्ड वाइड भी नहीं आना चाहिए। अब तो कम से कम WHO ने ये ऐलान कर दिया है कि महामारी नहीं है कोरोना। That's a तो हम great, उम्मीद करते हैं कि अब तो वापस it's a huge thanks to WHO कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। So we were just promoting and doing our best. नहीं, आप बेस्ट कर रहे हैं, आपको सरकार से उतना ही सहयोग मिल रहा है जितनी आपको उम्मीद है। Definitely उन्होंने शुरू में नहीं बोलूँगा, but अभी day by day they are also improving the things for us and making the things easy for us. So we are also working in एक cooperative way से, we are just working along with the government. तो लोगों को सपोर्ट भी मिल रही है उसकी वजह से। जब हम उनके गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो वी आर जस्ट वर्किंग फॉर द नॉर्मल पब्लिक एज वेल, क्योंकि हमारा एक पब्लिक सेक्टर है। सो वी वर्क फॉर पब्लिक। ठीक है प्रताप जी, एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि साइबर सिक्योरिटी सभी, क्योंकि बार बार पेगासस के थ्रू डेटा चोरी होने के आरोप भी लगे हैं, ये आप भी अवेयर होंगे इस चीज से, तो ये कितनी महत्वपूर्ण है और आपकी तरफ से आपका डिपार्टमेंट किस तरह से अश्योर करता है कि जो डेटा आपके पास है वो सुरक्षित है? देखिए, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कहूँगा और इन जनरल जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं उनके बारे में भी बोलूँगा कि हमारे यहाँ लगभग 4 टियर्ड सिक्योरिटी है। तो जो गवर्नमेंट के जितने सिस्टम्स हैं उसे एक्सेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे हमारे एक जनरल पासवर्ड और लॉगिन आईडी होता है, उसके बाद में एक RSA टोकन होता है जिसमें नंबर एवरी फ्यू सेकंड्स वो चेंज करता है, तो नंबर फीड करना होता है हमें सिस्टम्स में। उसके साथ साथ गवर्नमेंट में क्या है कि किस ऑफिसर का क्या रोल है वो डिफाइंड है, किस तरह का डेटा वो एक्सेस कर सकता है, तो पूरा एक्सेस किसी को उसमें नहीं रहता। फिर जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, लाइक नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेटर होता है, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, वो चेक करते हैं और इंटरनेशनल एजेंसी उसे ऑडिट करती हैं कि हमारे सिस्टम कितने फुल प्रूफ हैं। तो जहाँ तक टैक्स डिपार्टमेंट ने दोनों इनकम टैक्सेस और GST दोनों की बात करूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, उसमें डेटा का कभी भी कोई ब्रीच नहीं हुआ है और ना ही ब्रीच होने के चांसेस है, क्योंकि इतने लेयर हैं सिक्योरिटी के। और उसके बाद में अगर मान लीजिए किसी को RSA टोकन का भी एक्सेस है, चुरा लिया किसी वजह से, तो एक बहुत लिमिटेड डेटा तक वो आदमी पहुंच सकता है। उसे कॉपी करने के रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो अलर्ट जनरेट होते हैं। तो गवर्नमेंट जितनी मिनिस्ट्री और जितना इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है उसमें उसी तरह के उतने इम्पोर्टेंट चेक हैं। तो डेटा काफ़ी हद तक सिक्योर है। डेटा की जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ये जो कभी कभी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं या कभी कभी बैंक हैं,
इनसे कुछ डेटा लीक होता है, क्योंकि जो आउटसोर्स काम कर देते हैं, आपने देखा होगा ना कि लोन प्रोसेस करने के लिए बाहर के लोग होते हैं, क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए बाहर के लोग होते हैं, तो वहाँ से कभी कभी वो लोग जो डेटा कंपाइल करते हैं उसके साथ उतनी सिक्योरिटी वो शायद नहीं रख पाते। और कई एक बार कुछ एक लोग ऐसे हैं ना जो ये फोटो कॉपियर सिस्टम्स हैं, उनमें से कुछ डाटा आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है उसका कुछ एक्स्ट्रा कॉपी रख लिया, तो इस तरह की चीज़ें आई हैं। बट गवर्नमेंट अलर्ट है, और जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उस पर त्वरित गति से एक्शन होता है। तो साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि ऑटोमेशन हो रहा है गवर्नमेंट के सिस्टम्स का, अब ज़्यादा काम लाइक ऑटोमेटेड मोड में है, ये सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर डिपार्टमेंट के लिए, इवन प्राइवेट कंपनीज़ के लिए। आई एम श्योर कि प्राइवेट कंपनीज़ में भी काफ़ी कुछ वो सिक्योरिटी सिस्टम्स उस तरह के प्रोवाइडेड। सर अगर बाई चांस क्या बैकअप का कोई सिस्टम होता है कि अगर बाई चांस कोई डेटा चोरी हो जाता है या लीक हो जाता है तो बैकअप होता है आपके पास? नहीं, बैकअप रहता है। जैसे हमारे सिस्टम्स की बात करूं तो एवरी मंथ और सो वी टेक बैकअप एंड वी हैव स्टैंड बाई सर्वर्स। जैसे हमारे एक मेन सर्वर सिस्टम है जो दिल्ली में रहता है, हमारा स्टैंड बाई सिस्टम चेन्नई में है, और वो एक जो सॉफ्टवेयर फाइल है या सॉफ्टवेयर फॉर्म में है, वो चीज़ एक रिकॉर्ड रहता है, जिससे कि कभी कोई लेट से फायर एक्सीडेंट है न करे कि कुछ इस तरह की बात हो, फायर एक्सीडेंट हो जाए या कुछ फ्लडिंग हो जाए, डेटा डैमेज हो, तो हमारे पास एक अल्टरनेट सेट ऑफ डेटा रहे। और अगर इस तरह की चीज़ होती है कि कभी कोई ऐसा ब्रीच है, हुआ नहीं अब तक, तो उस पर तुरंत एक्शन लेना और कहाँ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में खामी रही उसे चेक करना वो बहुत ज़रूरी है, वो होता है। और टाइम टू टाइम ऑडिट ज़रूरी है इसकी कि आप कर रहे हैं तो उसे चेक करना इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ को, जो इंडिपेंडेंट और इंटरनल एजेंसीज़ हैं, कि सिस्टम्स आपके या डेटा कितना प्रोटेक्टेड। सर मुझे कहना पड़ेगा कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम लोग सुनते हैं तो अमूमन डर जाते हैं, लेकिन आप तो बहुत सौम्य हैं, बहुत सरल हैं। प्रदीप जी अब नहीं बदल गया सर। मैं तो खुद इनसे मजाक कर रहा था जब ये मेरी पड़ोस में बैठे थे, आप जितनी शालीनता से बैठे हो लोग खड़े हो जाते हैं। प्रदीप जी मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि हम साइबर पे भी बात कर रहे हैं। तो आज के दौर में जो मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर कितना बड़ा चैलेंज है एजुकेशन के लिए लिहाज से मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखो क्योंकि बच्चे ज्यादा टाइम मोबाइल पर दे रहे हैं, ज्यादा टाइम इंटरनेट पर दे रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो बड़े भाई साहब बैठे हैं अरविंद यादव जी, मेरे गांव के ही हैं, पटोदा के, मैं इनके गांव का हूं। बहुत बार हमारे स्कूलों में और कॉलेजेस में आए हैं, पटोदा जीएवी में। पॉइंट ये है कि कोरोना के बाद से स्कूलों को, मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूलों को खासकर, कि पीटीएम से ज़्यादा, पेरेंट्स से मिलने से ज़्यादा पेरेंटिंग पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। बच्चे यदि मोबाइल या किसी भी हाई गैजेट का इस्तेमाल करते हैं तो दिया तो पेरेंट्स नहीं है। अपना टाइम बचाने को मदर ने किचन में काम करते हुए बच्चे को पकड़ा दिया। बहुत मजबूरी हो गई है ना, जब कोरोना में बच्चे ने मोबाइल, उसने ऑनलाइन क्लासेस उसने वहीं पे ली हैं, तो अब वो कैसे हटेगा उससे? वो तो बहुत इसीलिए तो मैंने used पहला to हो वर्ड यूज गया करा है। कि जरूरत है पेरेंटिंग सेमिनार्स की। पेरेंटिंग की जाए, पेरेंट्स को बताया जाए कि जो चीज़ आप बांट रहे हो अपना टाइम बचाने को बांट रहे हो। यदि पेरेंट अपने ही बच्चे के साथ 2 घंटे लगाता है या 2 घंटे मोबाइल के साथ लगवाता है, नहीं, आपको नहीं लगता कि कोरोना के बाद अब स्कूल्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है? अब आप पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था टेक्नोलॉजी के केस में तो बढ़ गई है, पर जो फिजिकल क्लासेज है उनका ऑल्टरनेट आज भी ना यूनिवर्सिटीज़ दे सकती हैं ना स्कूल दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज सॉल्यूशन नहीं है। यदि आप बात स्कूलों के बाद जब बड़ी क्लासेज हो जाती हैं तो आप कितने ही अच्छे से लैपटॉप पे पढ़ा लो, फिर से कनेक्टिविटी की तरफ चला जाता है। मेरे ख्याल से ज़रूरत है कि पेरेंट मोबाइल की बजाय बच्चे को टाइम दे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस भाग दौड़ में उसे 2 घंटे बाद एक नया बच्चा मिलेगा क्योंकि उसके साथ टाइम नहीं बिताता। उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं, वो क्या पसंद करता है, 9वीं से 12वीं तक जाते टाइम उसके क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोबाइल खा गया। मोबाइल का छुटकारा सिर्फ पेरेंट कर सकते हैं। स्कूल वाले, जो आप कह रहे थे सामाजिक ज्ञान तो बांट सकते हैं, बट क्योंकि स्कूल वालों ने मोबाइल तो अब बैग्स में भी ढूंढना शुरू कर दिया वापस कि बच्चे मोबाइल तो नहीं ला रहे हैं, बच्चे किसी और टेक्नोलॉजी पे तो नहीं है। पर स्कूल से जाने के बाद हाई टाइम है कि चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे दूसरी सारी चीज़ें हैं, यदि पेरेंट अपना टाइम
जो वो सो कॉल्ड कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। तो जिस तरह से दिल्ली में मेगा पीटीएम का आयोजन वहां किया जाता है, अभी हाल ही में किया गया था, जिसमें एमसीडी के स्कूल्स भी और जो सरकारी स्कूल्स थे, वो खास तौर पर पेरेंट्स को बुलाकर ये समझाते हैं कि जितनी जिम्मेदारी हमारी है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की है। बस इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे बच्चों के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कि मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन आप बच्चों को फोर्स करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा उन्हें करना। तो उसके लिए एक चीज़ जो हम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स का थोड़ा सा बढ़ावा देना, कि बच्चा और बच्चों के साथ जाए, खेले। टीम स्पोर्ट्स हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं। एक तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, 4 लोगों से मिलेगा तो उस टाइम पे उसे एक नए दोस्त बनाएगा और ज़रूरत नहीं रहेगी। एक जो जितने कल्चरल चीज़ें हैं, जैसे डिबेटिंग है, सिंगिंग है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, तो बच्चों को इस तरह, वो स्कूल की भी जिम्मेदारी है और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी में ज़रूर डालें, जिससे उनका रुझान, ये जो फेसबुक है और ये सोशल मीडिया है और जो मोबाइल के थ्रू इधर उधर की बात इंटरेक्ट करने का है, वो थोड़ी सी टेंडेंसी कम होगी। मुझे लगता है ये टिप ऑफ द डे हो सकता है उन पेरेंट्स के लिए जो ज़्यादा ही परेशान है कि उनके बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और उनको भी टाइम नहीं देते हैं। तो कम से कम डाइवर्ट करना पड़ेगा, मुझे लगता है बच्चों को। आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आमिर जी आपके पास आ रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, मतलब मैं एक तरफा प्रॉब्लम उन पे नहीं डाल रहा। स्कूलिंग की यदि बात करें, कॉलेज की भी बात करें, तो अब जब बच्चा बड़ा हो गया है तो कोई फोर्स करने वाली बात तो है नहीं, मोबाइल यूज़ नहीं करना या लैपटॉप यूज़ नहीं करना। सिर्फ एक मॉनिटरिंग की बात है। और यदि मैं और आप अभी मंच पे बैठे हैं, हम कितनी देर से मोबाइल से दूर हैं? यदि मैंने आपको टाइम देना शुरू किया, आपने मुझे टाइम देना शुरू किया, तो मोबाइल साइड हो जाएगा। तो यदि पेरेंटिंग के थ्रू यदि आप टाइम देना शुरू करते हो, तो 2 घंटे यदि पेरेंट ने दिए हैं, आपने सेमिनार का जिक्र किया कि पेरेंट्स के साथ सेमिनार जरूरी है। पेरेंटिंग सेमिनार होने चाहिए, ताकि पेरेंट को समझ में आए कि जितना टाइम आप बच्चे को दोगे, बच्चा उतनी देर तो कम से कम मोबाइल से दूर हो जाएगा। उसके इंटरेस्ट पता करोगे। यदि आजकल आईपीएल चल रहा है, यदि किसी का बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है या सिर्फ देखता भी है, मेरे वाले बेटे की तरह, तो कम से कम इतना अंदाजा तो लगा ले कि आप उसके इंटरेस्ट पता कर रहे हो, उसकी टीम, उसके कैप्टन, उसके प्लेयर, तो इतनी दूर वो मोबाइल से दूर है। तो डिस्ट्रैक्शंस कहीं ना कहीं हम बड़ों के हाथ में, क्योंकि दिया भी हम नहीं था। नो डाउट कोरोना टेक्नोलॉजी लाया था, कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें अप करा दी, बट अब फाइनली सिविल इंजीनियर से लेके मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियर बनने तक आपको फिजिकल क्लासेज में तो जाना ही होगा। और बच्चों पे रोक लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको टाइम दिया जाए। ये लगातार कोशिश रहती है पेरेंट को समझाने की। आमिर जी, आप क्योंकि बैंक्वेट हॉल्स में ही आप 5 स्टार फैसिलिटी दे रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाया है? स्टेप बाय स्टेप, ऑलमोस्ट लाइक 32 साल पहले हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट करी थी एज अ कैटरर। फिर धीरे धीरे जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, दे सी कि कैटरिंग से इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि लोगों के पास अब समय नहीं है, दे डोंट हैव अ टाइम। ठीक है ना। अर्लियर क्या होता था, इन माई चाइल्डहुड ऑल्सो हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ पे शादी होती थी, व्हाट वी डू, कि घर के पास वाला मैदान ले लिया, टेंट वाला बुला लिया, कैटर बुला लिया, एंड दे वर जस्ट डूइंग द थिंग्स। तो उस टाइम क्या होता था, वी हैव टू डील विद डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट वेंडर्स। अब क्या है, द पीपल आर लैकिंग विद द टाइम। तो लोग क्या करते हैं कि दे सर्च फॉर अ गुड हॉस्पिटैलिटी। एक ब्रांड्स के पास जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें क्वालिटी ऑफ फूड मिले, क्वालिटी ऑफ सर्विस मिले, वही देने की हमारी एक कोशिश है। और उसी में एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चढ़ते चले जा रहे हैं। गुड़गांव में ही हमारा फर्स्ट वेंचर है। सारे लोगों को आप एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। एग्जैक्टली सारे के सारे वेंडर्स आर वर्किंग विद अस। हम लोग इस तरीके से ये कह सकते हैं कि एक रूफ के अंदर यू गेटिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन, इट्स लाइक दैट। ये अच्छी बात है, मुझे लगता है तालियां हो जानी चाहिए। जिनके पास समय नहीं है वो कांटेक्ट कर सकते हैं आमिर जी को। प्रताप जी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहती हूँ कि इनकम, जो आम जनता की धारणा है, इनकम टैक्स मतलब पैसा ही पैसा, तो वो आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? देखिए, मैं आपके जो सवाल है उसका जवाब देने से पहले 2-3 ऑब्जर्वेशन हरियाणा स्टेट के बारे में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि हरियाणा बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है, आज से नहीं काफ़ी दिन पहले से, और उसका एक क्रेडिट है हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के पॉलिटिशियंस को, हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी को, इन सबको जाएगा। अब हरियाणा में इनकम से करीब हम 50,000 करोड़ टैक्स कलेक्ट करते हैं, 50,000 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है जो इनकम टैक्सेस का आता है। हरियाणा स्टेट का जीएसटी है 33,500 करोड़ है, 33,500 करोड़, और उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, 33,500 या उससे थोड़ा कहीं ज़्यादा है। तो इतना टैक्सेस आते हैं। अब गुरुग्राम की बात करें तो सबसे ज़्यादा टैक्स गुरुग्राम से जाता है।
गुरुग्राम से हम लगभग इनकम टैक्सेस 36,000 करोड़ कलेक्ट करते हैं, 36,000, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। और उसके लिए एक बार तालियां तो बनती हैं गुरुग्राम के लिए और लोगों के लिए। तो उसके लिए आई एम पर्सनली एंड गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द टैक्स पेयर्स। और हम लगभग 5 लाख टैक्स पेयर्स हैं इनकम टैक्सेस में। जीएसटी की मुझे करेक्ट फिगर मालूम नहीं है, बट मुझे लगता है कि 80-90,000 के आसपास यूनिट्स हैं जो जीएसटी पे करती हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। हरियाणा स्टेट की बात करें तो टैक्स रेवेन्यू जो टोटल रेवेन्यू है 17,000 करोड़ के आसपास है। जैसे हमारा वेट भी आता है 13,000 करोड़ के आसपास। देन हमारा जो एक्साइज है लिकर वगैरह से वो भी 11,000 करोड़ आता है रेवेन्यू। हाँ जी, स्टैम्प ड्यूटी 10-11,000 करोड़ है। तो बढ़िया। हरियाणा में अब देखिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हरियाणा का पहला नंबर है, द फर्स्ट नंबर। 60% के आसपास कार हरियाणा में प्रोड्यूस होती हैं, बहुत बड़ी बात है। देन 2 व्हीलर्स मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा हरियाणा में प्रोड्यूस होते हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो अब से पहले एक वक्ता कह रहे थे मेडिकल टूरिज्म में और हॉस्पिटल्स में शायद गुरुग्राम का 2nd प्लेस है। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, नामी ग्रामी हॉस्पिटल यहाँ पे हैं। लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा हब बन रहा है गुरुग्राम के आसपास। हम झज्जर की तरफ जाते हैं, रेवाड़ी की तरफ जाते हैं, तो इट इज ह्यूज लॉजिस्टिक। और बहुत काम गवर्नमेंट ने किया। द्वारका एक्सप्रेस पे बस बात सर एक करें। छोटा सा और सवाल मैं ले जी, रही हूँ जी, कि जी। अभी हम टॉप 9 में हैं, टॉप 5 में कब तक आ जाएंगे गुरुग्राम? मेरे ख्याल से छोटा जिस सा बस। पेस से गुरुग्राम ग्रो कर रहा है, तो अब जैसे गुरुग्राम से आगे कौन से सिटीज़ हैं उन्हें देख के हमें ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो गुरुग्राम से आगे जैसे अहमदाबाद मुंबई है, है, पुणे अहमदाबाद है, है। मुंबई, बेंगलोर, हाँ। चेन्नई, कलकत्ता, ये सब हैं। तो अभी जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा अहमदाबाद को क्रॉस करने का। ठीक है, बहुत तो बहुत मेरा शुभकामनाएं पाँच- आपको कि आप अहमदाबाद को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर में तीनों ने ही अपने अपने फील्ड में बेहतरीन काम किया है और कर रहे हैं। हरियाणा की जनता को काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। टिप ऑफ द डे पेरेंट्स को मिल ही गया है, सर ने दे दिया है। ओवर टू यू सुप्रीत। बिल्कुल मनु, थैंक यू सो मच। और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी प्रताप सिंह जी से। प्रताप सिंह जी आप प्लीज मंच पर बने रहिए। प्रताप सिंह जी आप प्लीज मंच पर बने रहिए। और प्रताप सिंह जी का सम्मान करने के लिए मैं एक बार मंच पर बुलाना चाहूंगी जी सलाम एडिटर तारिक फरीदी जी को। तारिक जी आप प्लीज मंच पर आए और प्रताप सिंह जी का सम्मान करें। जोरदार तालियां प्रताप सिंह जी के लिए। प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स, देखिए काफ़ी बिजी ये रहते होंगे और ऐसे में अपना कीमती समय निकालकर ये यहाँ पहुँचे हम सब के बीच में। और जाहिर तौर पर आप सभी को ये सेशन काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। आपके मन में जो सवाल होंगे उन सवालों के जवाब आप सभी को ज़रूर मिले होंगे। प्रताप सिंह जी प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स, जोरदार तालियां एक बार फिर से। थैंक यू तारिक सर, आप मंच पर आए, थैंक यू सो मच। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खास पेशकश लगातार जारी है और आज हमारा ये खास मंच सजा है इमर्जिंग हरियाणा जिसका नाम है। देखिए इस मंच के जरिए हम तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा से जुड़े हुए मुद्दे, खासकर गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से तस्वीर बदली है, तमाम विषयों को लेकर चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो हर क्षेत्र से जुड़ी बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। गुरुग्राम में कितना विकास हुआ, कितना काम बाकी है, कितना रोजगार मिला, कितनी इंडस्ट्री लगी, पॉलिटिकल सवाल भी पूछ रहे हैं लगातार, क्योंकि वार पलटवार तो चलता ही रहता है, लेकिन हकीकत क्या है, जमीनी सच्चाई क्या है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगले सेशन की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें मेरी सहयोगी सुप्रीत इस सेशन को होस्ट करेंगी, मंच पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही अब मैं मेहमानों को बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले पंकज डावर जी, कांग्रेस लीडर, प्लीज मंच पर आप आइए। कांग्रेस नेता पंकज जी प्लीज मंच पर आइए आप। और इसके साथ ही रमन मलिक जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, रमन जी प्लीज आप भी मंच पर आइए। वरिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता हैं रमन मलिक जी, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए। सुबे सिंह वोरा जी हैं, जेजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ, जेजेपी नेता हैं। सुबे सिंह जी आप भी प्लीज मंच पर आइए। रणधीर कापरीवास जी हैं, एक्स एमएलए बीजेपी, पूर्व विधायक बीजेपी के
रणधीर जी आप भी प्लीज मंच पर आइए। पंकज जी कांग्रेस लीडर, एक बार फिर मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, पंकज जी प्लीज आप भी मंच पर आइए। और अब होगी राजनीति की बात होगी हरियाणा को आगे ले जाने की, बात होगी विकास की। जो बार बार आरोप लगता रहा है कि विकास कहीं खो गया है, आज उस विकास को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि विकास के दम पर ही आगे 2024 की रणनीति बनाई गई है और विकास के दम पर ही बीजेपी एक बार फिर से आने वाली है। तो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पंकज जी, रमन जी, सुबे सिंह जी और रणधीर जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी डेली एनसीआर हरियाणा आपका स्वागत करता है। मेरी होस्ट आपके साथ मौजूद हैं। तीखे सवाल जवाब होंगे, संयम से जवाब दीजिएगा। Over to you, सुप्रीत। बिल्कुल मनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार जोरदार तालियां हमारे खास पैनल के लिए। स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहला सवाल कांग्रेस की तरफ से पंकज डावर जी से मेरा सवाल है, और पंकज जी से मैं यही सवाल करना चाहती हूं। पंकज जी, हरियाणा में कांग्रेस का वनवास कब खत्म होगा, क्या तैयारी है कांग्रेस की? पंकज जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आज ये कॉन्क्लेव रखा। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस के वनवास की बात है, कांग्रेस का तो वनवास कभी हुआ ही नहीं। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि 2024 में कांग्रेस की दोबारा से सरकार बनने जा रही है। आज जनता जिस तरीके से त्रस्त है, जनता के अंदर एक आक्रोश है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप देखिएगा कि वो सुनहरा समय बहुत नज़दीक है जब इस सरकार से छुटकारा मिलेगा, और कांग्रेस की सरकार बिल्कुल तैयार है। रमन मलिक जी बीजेपी से हैं हमारे बीच। रमन मलिक जी, इस सरकार से छुटकारा मिलेगा कह रही है पंकज जी? पता नहीं साहब, ये कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। अमूमन हमने तो बचपन से सुना 14 साल का तो वनवास रहता ही है, तो अभी तो 14 हुए नहीं। दूसरी चीज़ ये बोलते हैं इस सरकार से सब त्रस्त हैं। पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन जनता में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। एक आता था कार्यक्रम, बड़ा प्यारा होता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वो सपने ही सपने, बाकी कुछ नहीं अपने। ये जब कौन सी कांग्रेस आएगी? शैलजा जी की कांग्रेस आएगी, कैप्टन साहब की कांग्रेस आएगी, हुड्डा साहब की कांग्रेस आएगी, सोनिया जी की कांग्रेस आएगी, या आजकल जैसे वो आज सचिन जी बोल रहे थे कि जी वो कांग्रेस अलग है, वो गहलोत साहब अलग कहीं और मस्तक कर रहे हैं। तो विषय ये है कि एक विरोधाभास में खुद जी रही है कांग्रेस, क्योंकि डेस्परेशन है, सेवा करने की नहीं, माल वापस खाने की, सीएलयू बेचने की, वो दुकान दोबारा इस्टेब्लिश करने की, और हर टेंडर में अपना सिस्टम जो पुराना था खोखले हो गए ना। कहा है जनाब, माल आपने कहाँ छोड़ा है? माल छोड़ा आपने? चलिए, बिल्कुल छोड़ा हुआ है। एक जवाब बाकियों से भी एक बार ले लूं, फिर हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे। सुबे सिंह वोहरा जी हैं जेजेपी से हमारे बीच। सुबे सिंह जी, आपसे सवाल है मेरा, क्या अगला यानी जो चुनाव होने वाला है बड़े भाई के साथ ही लड़ेंगे? अगला मैम, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को और आपका नमस्कार करता हूँ, आपके टीवी का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे यहाँ बुलाया। यहाँ कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है, खासकर इस दक्षिणी हरियाणा का कोई भाई नहीं है। अगर हम यहाँ की बात करें, अभी इनकम टैक्स ऑफिसर प्रताप सिंह जी ने बताया कि हिंदुस्तान में नहीं, हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। उस हिसाब से तो मिलेनियम सिटी कहते हैं इसको। यहाँ एक बस अड्डा नहीं, सिविल हॉस्पिटल नहीं, जहाँ की 5 अस्पताल बनने चाहिए। बड़े बड़े अस्पताल है, गरीबों के लिए नहीं, वहाँ गरीब व्यक्ति का इलाज नहीं हो सकता। 5 अस्पताल यहाँ होने चाहिए, सिविल वो नहीं है, बस अड्डा नहीं है। अगर इस दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो मनेठी में एम्स आया था साहब, जब विधायक थे रणधीर सिंह जी, वो एम्स में ईंट नहीं लगाई। उसके बाद आप थोड़े से उरे आओ, कांग्रेस के टाइम में एक 4 दीवारी हुई थी रक्षा विश्वविद्यालय, राव इंद्रजीत जी ने और हुड्डा साहब ने और सारे कांग्रेसियों ने की थी। और उसके बाद भारत सरकार बदल गई, हरियाणा सरकार बदल गई, उसमें इन्हें एक ईंट नहीं लगाई। उसके बाद थोड़ा इधर आओ, अंतर्राज्यीय बस अड्डे की घोषणा हुई थी पचगांव चौक पर। बस अड्डे के नाम पे अगर ईंट लगी हो तो ये बीजेपी के साथी बैठे बताए। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ो, हमारी ज़मीनें लूट ली 1 करोड़ रुपए में। पचगांव के अंदर किसान बैठे हैं और लगातार 4-6 महीने से बैठे हैं हम वहाँ, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। अगर 10 या 15 करोड़ से नीचे ज़मीन देते हो
मैं बीजेपी की किसी साथी की ज़मीन है, यहाँ के यहाँ चेक साइन करने के लिए मेरे पास कोई मैं रईस आदमी नहीं हूँ, पर ऐसे बहुत डीलर है जो किसी बीजेपी की साथी की नेशनल हाईवे पे ज़मीन हो 10 करोड़ रुपया भी ले ले, उसके बाद थोड़ा आ गया हो। यही रेजिमेंट का मुद्दा है, माना बड़ा मामला है, पर हरियाणा सरकार कर्तव्य विमुख हो रही है। कर्तव्य विमुख होने के बाद कम से कम उन लोगों को गले लगाए। तीसरी बात, गुड़गांव की मेट्रो कब घोषणा हुई थी आपको मालूम है? जब साहब भी MLA थे उस टाइम घोषणा हुई थी, आज तक पुराने गुड़गांव मेट्रो नहीं आई। ये तो है इनके विकास। और बनाता कौन है सरकार? फरीदाबाद के अंदर आप किसी गली में चले जाओ, इतना पानी भर जाता है, गुड़गांव की यही हालत है। और सरकार की बात सुनो भाई, जहाँ जाट लैंड की बात होती है, अगर ये रोहतक के परली साइड कहीं जलसा कर जाए, आपने किसान आंदोलन के अंदर देखा होगा, मुख्यमंत्री सिर्फ गुड़गांव आते थे, उधर कोई जलसा जलूस इनका नहीं होता था। ये हालत है जाट लैंड के अंदर, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं। अगर गुड़गांव से रेवेन्यू हम देते हैं, एक हमारे यहाँ स्टेडियम है 12 एकड़ की 4 दीवारी है, उसके अंदर एक ईंट नहीं लगाई क्योंकि राव वीरेंद्र सिंह के नाम उसका नाम रखा है हमने। वो है एक स्थल का मंदिर है, 7 एकड़ हमारे पूर्वजों ने जमीन दी, वजीराबाद वालों ने। DLF को बेचने की बार बार कोशिश की गई, जिसको मेरा बेटा कुलदीप सिंह बोहरा पार्षद है, अजीत यादव यहाँ बैठे हैं मेरे गांव से। हम बेचने तो नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं, हमारी ज़मीन से, क्योंकि किसान का बेटा ज़मीन से जुड़ा होता है। मंदिर है वो 200-400 साल पुराना। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं विकास इन लोगों ने किया या कोई जिद है। दक्षिण हरियाणा ही सरकार बनाएगा। अगर इन लोगों ने इन कामों पर तुरंत गौर नहीं किया तो ये भूल जाए कि चंडीगढ़ में इनकी कुर्सी सत्तारूढ़ होने का पुनः काम भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती, क्योंकि यहाँ हनुमान जी के नाम पे, राम जी के नाम पे, अल्लाह अकबर के नाम पे वोट नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी विकास के नाम पे। एक बार मैं रणधीर जी से एक बार जवाब ले लेती हूँ। रणधीर जी, आपको लगता है, आप सहमत हैं इन सारी बातों से? हमारे सीनियर पहले तो एमर्जिंग हरियाणा जैसे शानदार आयोजन के लिए आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद। सूबे सिंह बोहरा ने जो बात कही है वो बातें लगभग ठीक हैं, इनकी बातों से तो मैं सहमत हूं। बाकी जहां तक विकास और हर चीज़ की बात है, सरकारों की बात है, कांग्रेस गई या बीजेपी आई, हर समय की सरकारों ने अपने अपने समय में अपनी क्षमता के अनुसार सबने। आपको रणधीर जी रोकना चाहूंगी, एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, इस बीच हमारे बीच में एक खास मेहमान आ चुके हैं। आपको जानकारी दे दूं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और जोरदार स्वागत कीजिए तालियों से भूपेंद्र यादव जी का, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो हमारे इस खास कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगी एक बार आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। और हमारा जो खास पैनल हमारे साथ बना हुआ था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास जो हमारी चर्चा चल रही थी, मनु ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सुप्रीत, और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रम और रोजगार, पर्यावरण और जल और वायु विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी का जोरदार स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी कि आपने जी दिल्ली NCR हरियाणा के लिए समय निकाला है। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा के विकास को लेकर, गुरुग्राम के विकास को लेकर, कितना बदला है गुरुग्राम, कितना बदला है हरियाणा। और भूपेंद्र यादव जी क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि कैसा तालमेल है हरियाणा और केंद्र में, किस तरह का तालमेल है। और इस खास सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नहीं प्लीज़ आप नीचे, नहीं, बहुत बहुत सम्मान के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप वहां जाकर बात कर लीजिए, आप वहां जाकर बात कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा बोलिए, बोलिए आप, आपकी आवाज जा रही है। पहले तो हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता है हमारे भूपेंद्र यादव जी, अपनी तरफ से और आपके टीवी की तरफ से सभी दर्शकों की तरफ से स्वागत करता हूं। और मैं मंच के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगा यादव जी से कि आपके पास बहुत महकमे, पर्यावरण भी आपके पास है, तो यादव जी जो एक काबली की कर है ना हरियाणा प्रदेश से कम ये खत्म करवा दो। वहाँ पीपल, बरगद वगैरह वगैरह जो भी बढ़िया पेड़ लगवाए, क्योंकि इनके नीचे घास भी नहीं होती, गाय भी नहीं खा सकती। और आप तो यहाँ पर जंगल सफारी के लिए बनाने जा रहे हो,
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।